मैं आ गया हूँ एक्सपीरियंस चैनल वाला आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैंने पिछले टॉपिक में तो आपको मैंने कहा था करा देता। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और कोड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस बता देता मैंने आप लोगों को। अब उसके बाद मैंने कुछ दिन में डालना बंद कर देता। इसका रीज़न ये था कि उसके बाद टॉपिक था ना आपका ये था अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। अब उस टॉपिक के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी कितना उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आया जा सके आप लोगों के सामने, जिससे ईजिली समझ सको, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ना ट्रिकी पॉइंट्स थे जिसमें ईजिली समझ पाना डिफ़िकल्ट था। मैंने पहले बुक्स पढ़े, फिर बुक्स पढ़ के समझना, फिर मैंने सप्लीमेंट बुक्स यूज़ करे, फिर वीडियोस देखी मैंने, उसके बाद जाके ईजिली वे बन पाया है जिससे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको ओवरऑल बताऊँगा कि इसमें था क्या, मीन्स आप लोगों को चैप्टर में पढ़ना क्या था। मीन्स टॉपिक जो आपका था यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, छोटा टॉपिक है, एक छोटा सा मैंने इसको एक नोट्स में कह दीजिए आप, नोट्स की फॉर्म में या फिर इसको कैसे भी कह लो। मैंने स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन ऑफ इस टॉपिक स्टार्ट कर दिया। आपसे पहले इसको बताता हूँ क्या है इसके अंदर, उसके बाद आपको समझाता हूँ, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये मैंडेटरी चीज़ है हमारे लिए, इससे तुम्हारा सपोर्ट बढ़ता है। चलो हमारा आज का टॉपिक क्या है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। हमारा आज का टॉपिक है अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड। पहले हम बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स का अब्जॉर्प्शन होता कैसे है। अब मोनोसैकेराइड जो अब्जॉर्प्शन होगा, जैसे हमने बात कर ली थी इसमें डाइजेशन की तो बात कर ली, अब डाइजेशन के बाद होता है हमारा अब्जॉर्प्शन। तो हमें अब्जॉर्प्शन की बात करना है, हम धीरे धीरे करके सभी के अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। पहले मोनोसैकेराइड की, फिर प्रोटीन की, फिर लिपिड की अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे चैप्टर में मूव करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसका आया, हमारा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आया मोनोसैकेराइड्स का। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो को हम सिर्फ जितनी लंबी वीडियो बन सके मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। वीडियो छोटी बन जाए और लंबी बन जाए तो कोई टेंशन नहीं। इस वीडियो में आपको अच्छे से मोनोसैकेराइड्स के बारे में, कैसे उसका ऑब्जर्वेशन होता है, ब्रीफ और एक्सप्लेन दोनों मैं कर दूँगा आपको। तो डोंट वरी, आप अच्छे से वीडियोस देखते रहो। अब इस चैप्टर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको जो इसमें हेल्प करेगा, या फिर का जो फुल फॉर्म है दो वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो तो पहले फुल फॉर्म क्या आपकी SGLT1 एंड सेकेंड है GLUT2। अब ये SGLT1 क्या है, S मतलब सोडियम, S मतलब सोडियम, G मतलब ग्लूकोज, GL मतलब ग्लूकोज और T मतलब ट्रांसपोर्टर और फर्स्ट। और GLUT2 क्या है, GLU मतलब ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्ट और 2 तो 2। अब आप लोग सोचोगे कि 1-2 क्या है, ये 1-2 जो है ना इसके डिस्कवरी के बेसिस पे नेमिंग की गई है। मतलब जो हमारा पहले जो था ना सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की डिस्कवरी हुई थी, तो इसके लिए इसका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 कर दिया। फिर सेकंड नंबर पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की डिस्कवरी हुई थी, उसका नंबर कर दिया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 कर दिया। तो आपको इस मोनोसैकेराइड्स के अब्जॉर्प्शन में SGLT1 और GLUT2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और उसमें समझ में आपको आएगा कि कैसे इन दोनों का मैकेनिज्म होता है और कैसे दोनों वर्क परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर भी आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको बता दूंगा अच्छे से, दोबारा बट एक्सप्लेन भी दोबारा मैं कर दूंगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, जब जिस पॉइंट पर आपके वो पॉइंट आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फिर मोनोसैकेराइड्स। Monosaccharides pass from the lumen of small intestine jejunum। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे, जेजुनम में, डुडोनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम में थ्रू द एपिकल सेल ऑफ द एपिथेलियल मेम्ब्रेन वी हैव फैसिलिटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट। अगेन करता हूँ मैं, मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लोग दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ना। मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम थ्रू द एपिकल सेल्स ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन विया फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमसे ये कहता है जो हमारा मोनोसैकेराइड्स होता है ना वो जेजुनम में आता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या करता है वो, हाँ, मोनोसैकेराइड पास फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एपिकल सेल्स ऑफ द एपिथेलियल विया फैसिलिटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना वो जो हमारा ल्यूमेन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको भी ध्यान समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरी बात घुमा रखी है।
कैसे घुमा रखे आप खुद देख लो यहाँ पे। मोनोसेक्राइड पास फ्रॉम द ल्यूमेन, जो मोनोसेक्राइड होता है पास फ्रॉम द ल्यूमेन से पास होता है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू एपिकल सेल्स ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन। मीन्स जो मोनोसेक्राइड होता है आपका वो स्टमक के ल्यूमेन में होता है, तो वहाँ से वो पास होता है एपिकल सेल्स में। अब कैसे समझ आ जाए इसको, तो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको लोगों के लिए, उससे अच्छे समझना आप लोग, फिर आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम कैसा, मान लेते हैं कि ये हमारा पोर्शन ये वाला ल्यूमेन है, ये क्या है, ल्यूमेन है, एल से नोट करते हो ल्यूमेन है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा किसका है, जेजुनम का है, जे से नोट कर दिया। हमसे कहता है जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना यहाँ पे प्रेजेंट होता है मोनोसेक्राइड्स ल्यूमेन में, तो खाना कोई भी ल्यूमेन में आएगा। आपको लोगों को कैसे बताया जाए ना, पाइप देखा, पाइप जो पाइप होते पाइप मान लो, ये क्या करना, पाइप को कट किया। अब कट करके इसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो हमें कैसे दिखेगा, ऐसे करेंगे कुछ दिखेगा, तो बीच में पूरा ल्यूमन हो गया और ये बाकी इसकी सेल्स हो गई। सेम हमारे स्टमक में भी होता है, तो इसी ल्यूमन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये सेल से जेजुनम का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये जेजुनम में काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना, पास फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट रहता है, मेनली जेजुनम में प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे एपिकल सेल्स होते हैं, जो सेल्स है हमारे, ये कौन से, ये एपिकल सेल्स हैं, ये हमारे एपिकल सेल्स है। तो क्या होता है, जो मोनोसेक्राइड्स होता है ना, वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से जेजुनम की एपिकल सेल्स में या फिर एपिथेलियल सेल्स में एंट्री कर लेता है। दोबारा बताऊंगा आप लोगों को, में जो मोनोसेक्राइड्स होता है वो ल्यूमेन में प्रेजेंट रहता है, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फिर एपिकल ट्रांसपोर्ट की हेल्प से वो जेजुनम में एंट्री कर लेता है। समझ में आया, ठीक है। अब दोबारा समझ सुन लीजिए इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को, मोस्ट वाला पॉइंट को। मोनोसेक्राइड पास फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मोनोसेक्राइड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से पास होता है, किसके थ्रू, एपिकल सेल्स ऑफ एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एपिकल सेल्स एपिथेलियल मेम्ब्रेन के एपिकल सेल्स के थ्रू वो ल्यूमेन से पास होता है। और कौन से ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोबारा बताता हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि इसमें टॉपिक समझने वाला टॉपिक ही है। अभी चलो कोशिश करूँगा और अच्छे समझा पाऊँ आप लोगों को। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, वो ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में आता है, वो ल्यूमेन से स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में आता है, क्योंकि सर एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो वहाँ से फर्दर मूव करके वो ब्लड कैपिलरीज की तरफ जाता है। एक नीचे डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बना रखा है छोटा सा, आप देख लो समझ में आ जाए, क्योंकि मैं डायग्राम दोबारा बताऊंगा, और इसी डायग्राम के बेस पे आपको पूरा टॉपिक तो मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। जैसे ये ल्यूमेन है, हमने लिख रखा है, मैं नाम ल्यूमेन है ये, और ये मुकोसा, ये कैपिलरी सरफेस है। तो क्या होता है, जो हमारा जो भी ग्लूकोज होता है, फिर मोनोसेक्राइड होता है ना, यहाँ प्रेजेंट होता है और ल्यूमेन में प्रेजेंट रहता है। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से यहाँ पे मुकोसा में आता है, मीन्स सेल्स के बीच में आता है। अब यहाँ पे आने में ब्लड कैपिलरीज होते हैं, फिर दोबारा से वो ब्लड कैपिलरीज में आता है, और ब्लड कैपिलरीज ही जो लैक्टियल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, वही इसका फर्दर अब्जॉर्प्शन कंप्लीट करती है, और लास्ट में जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो आपका ये चीज़ था। तो इस वाले पॉइंट को तो मैं डायग्राम को रोकता हूँ मैं, क्योंकि डायग्राम को मैं रखा है लास्ट में। पहले आपको पूरी थ्योरी समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें आपको 2 रिविजन करा दूंगा, एक बार थ्योरी के थ्रू रिविजन करा दूंगा मैं, एक बार डायग्राम के थ्रू करा दूंगा। जिससे पहले थ्योरी समझ लोगे, आपका एक बार मेमोरी डेवलप हो जाएगी, फिर सेकंड टाइम जब मैं डायग्राम के थ्रू कराऊंगा तो आपका रिकनेक्ट हो जाएगा मेमोरी से, तो ईजिली आपके सिग्नल जो होंगे, न्यूरॉन के सिग्नल्स जो होंगे ना, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अच्छे से आपका ब्रेन में रट जाएगा, रट तो नहीं कहूँगा मैं, अच्छे से पच जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, आगे हम पहले बात करेंगे प्रोसेस की, इसमें प्रोसेस होते कैसे हैं। तो प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरी लाइन पे अंडरलाइन नहीं करूँगा, मैं हाईलाइट इसकी हेल्प से मैं समझा दूँगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख जाए अच्छे से, रेड कर लेता हूँ मैं, रुक जाओ, रेड नहीं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ मैं कलर, जिसको आपको अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि मैं अंडरलाइन ज़्यादा करता हूँ ना, तो उसमें फिर कुछ चीज़ रह जाती है, फिर वो कुछ चीज़ ढक जाती है अंडरलाइन के अंदर ही। तो स्टार्ट करते हैं फिर। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अब्जॉर्प्टिव सेल्स। जो ग्लूकोज होता है और ग्लैक्टोज होता है
वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे अब्जॉर्प्टिव सेल्स पे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके, ऑफ द विलाई via secondary active transport process of the being coupled to active transport of sodium। अब ये बात इसने क्या कह दी, अबे विलाई क्या आ गया। अब देखिए, मान लीजिए जी मान लीजिए कि एक सरफेस है ये। अब सरफेस है, इसका सरफेस एरिया तो इतना ही होगा जो हमने ड्रॉ किया। इसका सरफेस एरिया तो आपका इतना ही होगा ना, यहाँ पे इसका एरिया इतना ही होगा हमारा जो इतना ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं सरफेस एरिया को मैं ऐसे करके, सरफेस एरिया नीचे फ्लैट ना होके ये थोड़ा इस शेप में हो जाए, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो गया, बिल्कुल हो गया। और यदि मैं दोबारा कहता हूँ आपसे मैं कि सरफेस एरिया ऐसे भी ना हो कि ये ऐसे हो जाए, तो क्या होगा, सरफेस एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम विलाई कहते हैं। जो विलाई होता है वो मेनली क्या काम करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। क्या काम करता है विलाई, VILLI का काम करता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे जल्द से जल्द हमारा खाने का अब्जॉर्प्शन हो सके और इफेक्टिवली अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हो सके। क्योंकि हम इस सरफेस होता तो सरफेस जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही सरफेस एरिया से हमारा अब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन होता है ना वो सरफेस करता है। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना अब्जॉर्प्शन होगा, उतनी जल्दी अब्जॉर्प्शन होगा। तो विलाई में क्या हुआ, इसलिए सरफेस ने क्या करा, अपने तरफ इनफोल्डिंग कर ली, इनफोल्डिंग आउटफोल्डिंग कर ली, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गया। इसलिए जो विलाई होता है ना, जहाँ भी हमारा अब्जॉर्प्शन की बात करी जाएगी, जैसे हम जहाँ भी अब्जॉर्प्शन की बात करेंगे वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होगा ही होगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है हाई सरफेस एरिया, और विलाई प्रोवाइड्स हाई सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। क्लियर, तुम्हारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। विलाई जो होता है उंगली जैसा आकृति होती है, प्रोजेक्शन होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन के लिए। मेनली से कम अब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है, इसका फर्दर कोई और काम नहीं है। इट्स क्लियर, ठीक है। लेट फर्दर मूव द नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर हम चल रहे थे। ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर ट्रांसपोर्ट इनटू अब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ विलाई via secondary active transport process by being coupled to the active transport of sodium। अब इसमें क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे मान लो मैं विलाई बनाया, मैंने मान लीजिए कि मैंने विलाई बनाया, थोड़ा सा बड़ा सा विलाई बनाता हूँ मैं इस बार। विलाई बना दिया मैंने यहाँ पे। अब जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट इनटू अब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ विलाई। विलाई के अंदर कुछ अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कौन से सेल्स, अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, या फिर वो सेल्स जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो क्या होता है, जो ग्लूकोज इसके अंदर बाहर तो ल्यूमन प्रेजेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा बात कहाँ कर रहे थे, अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे जेजुनम के अंदर। तो जेजुनम के अंदर बात कर रहे थे, तो जेजुनम में भी तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज चाहिए होगा। तो जेजुनम में भी हमारे विलाई प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो बाहर तो क्या हो जाएगा, इसका ल्यूमन हो जाएगा, बाहर क्या होगा, ल्यूमन। तो अंदर क्या होगा, अंदर होगा इसका मुकोजा। मुकोजा भी एक लाइन मतलब कैविटी ही है मुकोजा, जो कि हमारे विलाई के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो क्या होगा, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होंगे विलाई के अब्जॉर्प्टिव सेल्स के पास। किसके थ्रू, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। किसके थ्रू, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अभी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बताया था आपको मैंने, कोड ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाय बीइंग कपल्ड विद टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na। किसका कपल्ड होके, Na के साथ कपल्ड होके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब पॉइंट को याद कर लो। अब मैं दोबारा से बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, तो कनेक्ट करते हुए बताऊंगा सब पॉइंट्स को मैं। एंजाइम नीड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज प्रोवाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन अलोंग इट्स ग्रेडियंट। जो एनर्जी चाहिए होती है ना ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, वो सोडियम आयन के मूवमेंट से प्रोवाइड होते हैं। अभी बताता आपको मैं कैसे प्रोवाइड होता है सोडियम आयन के। सोडियम आयन इज पम्प्ड आउट थ्रू ATP energized active transport and glucose molecule is transferred to the blood stream through the another transport molecule
कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जरा बात मेरी ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। एक दूसरा जो मॉलिक्यूल्स आपको याद होगा, मेरे डायग्राम नहीं आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर जिसमें नाम ले रहा हूँ यहाँ पे अभी, वो क्या चीज़ है। मैंने बताया था आपको इसकी मतलब एक मॉलिक्यूल आपका क्या था, ऊपर था और एक मॉलिक्यूल आपका नीचे था। तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी से मतलब इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी दी थी जिससे इस मॉलिक्यूल का काम हो गया। जनरली इस मॉलिक्यूल को ऊपर आना था तो ऊपर आए कैसे, तो क्या करा, इस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी से लेके नीचे आया और इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, फिर क्या फोल्डिंग प्रोवाइड करी, हेल्प प्रोवाइड करी, जिससे ये मॉलिक्यूल भी आपका ऊपर आ गया। इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहाँ पे एनर्जी की बात कर रखी है यहाँ पे, जो कि सोडियम की बात कर रहा है। अभी और आपको क्लियर हो जाएगा तो मैं फर्दर मूव करूँगा। अब इसका और पॉइंट क्या यहाँ पे ये रहा, GLT2 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्टर टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू ब्लड कैपिलरीज या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। मतलब जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे एक नोट में पॉइंट रखा है, इस पॉइंट को मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले चलते हैं इस डायग्राम के ऊपर, जिस डायग्राम की हेल्प से आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। इस डायग्राम पे चलते हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड अच्छी है। तो बताता हूँ आप लोगों को मैं डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम में एक ही बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, और डायग्राम में लोलर डिफरेंट टाइप्स में प्रोड्यूस करूँगा। तो पहले हम बनाते हैं विलाई, ठीक है। विलाई हो गया। अब इसमें क्या हो गया, आपको विलाई तो प्रेजेंट हो गया। अब सेकंड है यहाँ पे मुकोजा के लिए बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका ल्यूमेन था। अब नेक्स्ट नंबर विलाई प्रेजेंट था। अब इसमें क्या हो गया, आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये हमारा है ल्यूमेन, एलमिन्स ल्यूमेन, ये है मुकोसा और ये है कैपिलरी सरफेस। लिखने का मन ही नहीं कर रहा है इसका, कोई मैं लिखूंगा जब मैं कैपिलरी सरफेस। तो क्या होता है हमारे इसके अंदर, ध्यान समझना आप लोग। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है, जो मैंने पहला ट्रांसपोर्टर बताया था आपको SGLT1, वो इधर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे बना देते हैं इसको, मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। SGLT1 जो होता है ना, इसकी दो साइड्स होती है। दो साइड का मतलब क्या, यहाँ पे मतलब इसके अंदर एक बार में दो चीज़ ही ट्रांसपोर्ट होगी। आपने देखा होगा कुछ गाड़ियों में होता है ना कि आपने गाड़ियों में नहीं, आजकल एड्स निकलते हैं नए नए कि आप ये खरीदोगे तो आपको ये फ्री मिलेगा। आपको हो आपने कितना ऐड देखा होगा चाय पत्ती का, लोगे चाय पत्ती जो होती है, आपकी चाय पत्ती लोगे तो आपको ऐसे ग्लास फ्री मिलेगा। ऐसे डिफरेंट ऐड, जब आप सिंगल चाव लेना चाहो तो नहीं मिलता ना, वैसे सेम काम करता हमारा SGLT1। ये भी सिंगल काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, SGLT1 सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। ये क्या हमारा, आपको मैं लिख बोल देता हूँ, उसमें देख लो। उसमें राइटिंग मेरी भी जो पेन था वो ख़राब हो चुका है, ठिकाने भेजा मैंने इसको। ये SGLT1 है हमारा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 है। इसकी दो बाइंडिंग साइट है, तो एक बार में इसके साथ दो चीज़ बाइंडिंग होगी। और इसका एक कंडीशंस रहती है कि पहले किसको बाइंड करेगा, मतलब जो दो बाइंड होंगे ना उसमें से एक तो इसका सोडियम ही बाइंड होगा, जो नाम सोडियम, और सेकंड जो होगा ग्लूकोज बाइंड होगा। तो क्या होता है, इसमें एक सोडियम बाइंड होता है, जो सोडियम हमारा आयंस होता है ना, वो इसमें पहले बाइंड होगा आपका, जो सोडियम आयन इसमें बाइंड होता है। और सेकंड में क्या होता है, ग्लूकोज में G यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, फिर ग्लूकोज बाइंड होता है।
पहले क्या काम कर रहा है, ल्यूमेन में जो था हमारा SgLt1 जो था, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो था, उसने क्या करा, उसने अपने साथ उसकी 2 बाइंडिंग साइड थी। तो उसने पहली बाइंडिंग साइड पे सोडियम को बाइंड कराया और सेकंड बाइंडिंग साइड पे उसने ग्लूकोज को बाइंड कराया। और जो ग्लूकोज जो था वो ऐसे मूव हो गया यहाँ पे ग्लूकोज की बन के वो आ गया, और जो सोडियम जो था वो सोडियम इधर आ गया यहाँ पे बन के। अब जो मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज तो आपके इधर आ गया और सोडियम इधर आ गया, ग्लूकोज इधर बैठा आपका और सोडियम यहाँ पे आ गया। सोडियम किधर आ गया आपका, सोडियम इधर आ गया। आप लोग देख लेना वीडियो, तो समझ में ना आए लिखावट मिला इस वाली को तो जरूर मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्लूकोज इधर आ गया आपका। तो क्या हुआ, ग्लूकोज आपका इधर आ गया, तो जो आपका सोडियम जो था ना, अब सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे एक है साइड है जैसे आप कह सकते हो, तो सोडियम जो होगा इस साइड के थ्रू वो बाहर जाएगा, सोडियम क्या जाएगा, बाहर जाएगा और अपने एटीपी को तोड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, वो अपने एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी को तोड़ के वो एडीपी प्लस आईपी में कन्वर्ट करेगा, और इसी के थ्रू क्या होगा, पोटेशियम हमारा अंदर आ जाएगा। जो पोटेशियम होगा वो हमारा अंदर आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो एनर्जी काम किस में आएगा, ग्लूकोज से काम आएगा। तो ग्लूकोज से काम करेगा एनर्जी का। यहाँ पे फर्दर एक जो GLUT2 था, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 था, ग्लूकोज इसमें एनर्जी की हेल्प करके यहाँ से वो ब्लड कैपिलरी की तरफ मूव कर लेगा। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया, चलो कोई जो डायग्राम मैंने बना रखा था कॉपी में उसमें बताता हूँ आप लोगों को मैं, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया टॉपिक नहीं आया, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ये लेंथी टॉपिक था, समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं बता दूँगा आप लोगों को। इसमें देखना आप, तो इसमें क्या था, हाँ इसे देख रहे हो, यहाँ पे ल्यूमेन है, म्यूकोसा है और कैपिलरी सरफेस है। ल्यूमेन भी प्रेजेंट है आपका, म्यूकोसा भी यहाँ पे, कैपिलरी सरफेस भी है। यहाँ पे जो हमारा SgLt1 है वह सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो था, ये काम करता है, ये कहता है कि मुझे 2 मॉलिक्यूल एक साथ में लेके जाऊँगा। कौन कौन सा, एक ले जाऊँगा सोडियम और एक ले जाऊँगा ग्लूकोज, एक के ले जाऊँगा मैं, देखो यार मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल है, ये हमसे कहता है कि एक तो मैं ले जाऊँगा सोडियम, अपने हमें सोडियम तो लेके जाऊँगा, एक ले जाऊँगा ग्लूकोज, क्योंकि इसकी 2 बाइंडिंग साइड है और हर बार में सिंगल लेके नहीं जाता, ये 2 लेके जाएगा। तो क्या करता है, अपनी फर्स्ट बाइंडिंग साइड से सोडियम को बाइंड कराता है और सेकंड बाइंडिंग साइड से ग्लूकोज को बाइंड कर लेता है। अब बाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद तो ये दोनों के दोनों क्या आते हैं कि म्यूकोसा के अंदर हमारे प्रेजेंट हो जाते हैं। कहाँ आते हैं, म्यूकोसा के अंदर आ जाते हैं, बाहर से म्यूकोसा के अंदर आ जाते हैं। अब म्यूकोसा के अंदर तो आ गए, तो सोडियम जो होता है ना, तो क्या काम कर रहा है, सोडियम इस म्यूकोसा से बाहर चले आता है एटीपी को तोड़ के। यहाँ पे एटीपी का क्या होता है, ब्रेकडाउन हो रहा है और सोडियम बाहर चले जाता है, और जो बाहर पोटेशियम आयन हमारे प्रेजेंट रहते हैं वो इसी सेम पीस के थ्रू अंदर आ जाते हैं। क्या होता है, दोबारा देख लीजिए आप, जो सोडियम होता है ना वो इसके थ्रू क्या होता है, बाहर चला जाता है, और जो बाहर हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं वो अंदर आ जाते हैं एटीपी को रिलीज करके, एटीपी तोड़ के। अब जो एटीपी यहाँ पे हुआ, तो ये सेम एटीपी हमारा किसका यूज़ होता है, एटीपी का यूज़ करता है ग्लूकोज, इस एटीपी का यूज़ कौन करता है, हमारा ग्लूकोज यूज़ करता है। फिर जो ग्लूकोज होता है यहाँ पे ये GLUT2 के थ्रू वो ब्लड कैपिलरीज में आकर अपना अब्जॉर्प्शन कंप्लीट कराता है। हमारी पहली लाइन क्या थी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर ट्रांसपोर्ट इनटू अब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑफ villi with secondary active transport process by being coupled to active transport of sodium। मतलब जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो थे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो थे हमारे, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या थे, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सोडियम से कपड़ा, सोडियम अपनी एनर्जी यूज़ करता है और ग्लूकोज को भी मूवमेंट करा लेता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम कपल्ड होके। एनर्जी नीडेड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज प्रोवाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन अलोंग इट्स ग्रेडिएंट। जो एनर्जी यूज़ होता है ना वो कौन देता है, वो सोडियम आयन देता है। कैसे देता है, क्योंकि सोडियम आयन जो होता है ना कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट के अलोंग ही मूव करता है, तो अलोंग मूव होने के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी काम आता है, ग्लूकोज से काम आ जाता है। थर्ड हमारा सोडियम आयन इज पम्प्ड आउट थ्रू एटीपी एनर्जाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ट्रांसफर टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल कॉल्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 along its concentration gradient। जो हमारा सोडियम होता है वो इस एनर्जाइजर की हेल्प से क्या होता है, बाहर चले आता है और पोटेशियम आयन को अंदर कर लेता है। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है वो फर्दर
द सेकेंड ट्रांसपोर्टर मोलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टूट के वो हमारे इस ग्लूकोसा से बाहर चले जाता है, कैपिलरी सरफेस में आता है और इस ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है। इस ब्लड कैपिलरीज में क्या हो जाता है, वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब्जॉर्ब हो चुका है तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मीन्स यहाँ पे हम आपका मोनोसैकेराइड का अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट में लाइन लिखी थी मैंने कि ग्लूकोज एंड सोडियम both are moved in same direction with the help of same transporter molecule is called सिम्पोर्ट। अभी सिम्पोर्ट क्या है इसकी आपको वेट करनी पड़ेगी मैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि मैं सब कॉन्सेप्ट एक में बता दूंगा, इजीली से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को अब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड पे फोकस करना है। यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में बताना, मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा और थोड़ा और अच्छे समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।